आज आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के लिए याद किया है और जो जिम्मेदारी है वो साइंटिफिक कम्युनिटी की और डॉक्टर्स की तो है ही इस विषय पर, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। बड़ी इसलिए है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं, इस प्रकार से एंटीबायोटिक का दुरुपयोग हो रहा है। सेप्सिस की अगर बात करें तो सेप्सिस आप समझ सकते हैं, जो इन्फेक्शन होते हैं, चाहे बैक्टीरिया से हो, वायरस से हो, फंगस से हो या कोई पैरासाइट्स हो, इससे जो आगे की जो स्टेज है वो सेप्सिस की है। माने ब्लड स्ट्रीम में जो इन्फेक्शन आता है तो सेप्टिसीमिया कहते हैं। और ये ऐसी स्थिति है जहाँ पर कि जो मौत है वो मौत का आंकड़ा बहुत बड़ा है। अगर हम बात करें दुनिया भर की तो 5 करोड़ लोग, पूरी दुनिया भर में 5 करोड़ लोग हर वर्ष इस बीमारी से ग्रसित हैं, इस इन्फेक्शन से ग्रसित होते हैं। और मौत का आंकड़ा अगर बात करें तो इसमें 20 से 25% लोग इसमें मौत की जद में आ रहे हैं। 1 करोड़ 10 लाख की मौत प्रतिवर्ष इस बीमारी की वजह से हो रही है, इन बीमारियों की वजह से हो रही है जो सेप्सिस कॉज कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे देश की अगर स्थिति को देखें या हमारे जैसे और डेवलपिंग वर्ल्ड की अगर बात करें तो एंटीबायोटिक का दुरुपयोग आप देखेंगे। काम हुआ, एंटीबायोटिक ले लिया, किसी केमिस्ट ने बता दिया, एंटीबायोटिक ले लिया, घर में बची हुई एंटीबायोटिक पड़ी हुई है, एंटीबायोटिक खा लिया। या कोई ऐसे भी प्रैक्टिशनर्स हैं देश में जहाँ पर आप देखेंगे कि लगातार उनको दुरुपयोग इतने लेवल का हो रहा है कि महंगे इंजेक्शन, बड़े जो हाई एंड जो एंटीबायोटिक्स हैं जिनको हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, ये एक वेपन की तरह हैं, हथियारों की तरह हमारे पास हैं, जिनको कि हम लोग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या जो भी थ्रेट्स हैं इनके अगेंस्ट हम लोग उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अंधाधुंध दुरुपयोग हमारे देश में ही नहीं, डेवलपिंग वर्ल्ड है उसकी स्थिति कमोबेश ऐसी ही है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि एक तो जो आम जनमानस है जो अपने आप दवाई खा रहे हैं जहाँ जरूरत नहीं और आधी अधूरी खा रहे हैं, आधी अधूरी डोज खा रहे हैं, और जो ड्यूरेशन है वो भी आधा अधूरा कर रहे हैं। माने जो पूरा कोर्स जो प्रेस्क्राइब्ड है वो कोर्स नहीं कर रहे हैं, जहाँ जरूरत नहीं है वहां पे खा रहे हैं। तो ये एक साधारण दवाइयाँ नहीं है, ये पैरासीटामोल है, बुखार की दवा है, खा लीजिए। एंटीबायोटिक्स हमारे पास ऐसे माइक्रोब्स के अगेंस्ट हथियार हैं जो कि जानलेवा साबित है। छोटा सा इन्फेक्शन भी धीरे धीरे ऐसा रूप ले रहा है कि उसकी रेजिस्टेंस आ रही है, कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है, क्योंकि आधे अधूरे इलाज की वजह से रेजिस्टेंस के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बैक्टीरिया अपने अंदर बदलाव कर लेते हैं, क्योंकि उसको पूरी ताकत से हम लोग नहीं मार रहे हैं। पूरी ताकत से अगर नहीं मारते हैं तो उसके अंदर बदलाव होता है, वो अडेप्ट करता है, क्योंकि जिंदा उसे भी रहना है, उसे जीवित रहना है, तो वो अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसी प्रकार से जो हमारी रेजिस्टेंस है वो लगातार बढ़ रही है। ये ग्लोबल इश्यू है। हमारे जो दुनिया भर के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हैं इससे चिंतित हैं, और 2012 से ये स्थापना हुई कि सेप्सिस को लेकर के, इन्फेक्शंस को लेकर के हम लोग इस तरह का सिस्टम तैयार करें जहां पर जो उपयोग है वो जुडिशियस तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से इन एंटीबायोटिक्स का उपयोग होना चाहिए। जैसा आप देखते हैं कि प्रतिरक्षा की अगर बात करें तो डिफेंस
अगर कंट्री की डिफेंस की बात करें तो आप ऐसा थोड़ी करेंगे कि एक छोटे से एक आदमी को मारने के लिए तोप चलाएंगे या अपनी पूरी सेना को रवाना कर देंगे। जो पिस्टल से मारा जा सकता है उस पर हम तोप नहीं चलाएंगे। इसी प्रकार से जो एंटीबायोटिक्स छोटी एंटीबायोटिक्स कह सकते हैं या हम कहें कि जो एंटीबायोटिक्स हमारी प्राइमरी तौर पर उपयोग होनी चाहिए, सस्ती हैं, उनकी बजाय महंगी एंटीबायोटिक्स, लेटेस्ट एंटीबायोटिक्स और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, उनका दुरुपयोग लगातार हम लोगों के बीच में हो रहा है। आपके माध्यम से मैं एक यही मैसेज करना चाहता हूँ कि आप इस मैसेज को दें कि हमारे जो जनमानस हैं वो अपने आप एंटीबायोटिक ना खाएं। जो हमारे नॉन क्वालिफाइड हैं, जिनको आप लोग झोला छाप भी कहते हैं, उनसे भी हम लोग आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि वो अंधाधुंध तरीके से एंटीबायोटिक का दुरुपयोग ना करें। नहीं तो वही स्थिति होगी कि जब कोई दवाई नहीं थी, एक प्री एंटीबायोटिक एरा की अगर हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि आपको बीमारी होगी लेकिन कोई दवाई नहीं बचेगी। इसलिए नहीं बचेगी कि जो इन्वेंशन है, नई दवाइयां हैं वो लिमिटेड हैं, कम आ रही हैं, कम इन्वेंशन हो रहे हैं और रेजिस्टेंस ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि दुरुपयोग बढ़ रहा है। तो ऐसे में मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि जो इतनी बड़ी तादाद में 5 करोड़ लोग प्रतिवर्ष, आप सोचिए कौन सी बीमारी ऐसी है जो इतने ज्यादा बड़ी संख्या में लोगों को, आपने कोविड का देखा है, कोविड की मौतों का आपको आइडिया होगा, अंदाजा होगा, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा मौतें प्रतिवर्ष सेप्सिस की वजह से दुनिया भर में हो रही हैं और जिनमें से लगभग अगर बात करें 30 लाख मौत की तो हमारे देश में हो रही है, प्रतिवर्ष हो रही हैं। कोविड की मौत का अगर आंकड़ा आप देख लीजिए तो मुझे लगता है कि 2 साल में जाकर के शायद इतनी मौतें हुई होंगी 60 लाख, 50 लाख, 70 लाख, लेकिन ये हर साल हो रही है। कोविड से हम लोगों ने कितनी तैयारियां की कि उसको हम कॉम्बैट करें, लेकिन जिससे हर वर्ष इतनी मौतें हो रही हों उस तरफ हम लोग कितनी तैयारी के साथ सामने आ रहे हैं, इसका हम लोग कितना तेजी से इसको रख पा रहे हैं जनमानस के सामने। इस तरह से हम लोग अपनी बात को, जो अंतिम लोग हैं जो लगातार इसका उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, उन तक हम अपनी बात कह पाएं। ये एंटीबायोटिक साधारण दवाइयां नहीं हैं, इनका दुरुपयोग रोकना होगा और जब तक विशेषज्ञ की राय नहीं हो, जब तक विशेषज्ञ ना कहें, तब तक एंटीबायोटिक्स को नहीं लेना चाहिए। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा सेप्सिस के मामले तो रेस्पिरेटरी से होते हैं, लंग्स की वजह से होते हैं। नंबर 2 पे अगर बात करें तो यूरोसेप्सिस होती है, पेशाब के रास्ते की सेप्सिस होती है, वो नंबर 2 पे बड़ी तादाद में है। मुझे लगता है कि 25 से 30% जो मामले हैं वो यूरोसेप्सिस के हैं। लगभग 35 से 40% मामले रेस्पिरेटरी लंग्स की वजह से हैं। माने ये 100 की अगर बात करें तो 100 में लगभग 70-80% मामले इन 2 वजह से हैं, 70% तक के। इसलिए मैंने प्रोफेसर अपुल गोयल साहब हमारे बीच में हैं, यूरोलॉजी के बहुत ही रिनाउंड प्रोफेसर हैं, हमारे बीच में हमारे साथ हैं। आपसे बात करने के लिए रेस्पिरेटरी पे हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सर प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद, किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप सब जानते हैं उनको। वो आगे हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी की सेप्सिस पे। अभी क्योंकि सर को कहीं जाना भी है, क्लास भी है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सर आप अपनी बात क्या है, कहते हैं और कंसर्न क्या है। हमारा कंसर्न जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को लेकर, क्योंकि इन्फेक्शन होता है तो स्वाभाविक तौर पे सब जानते हैं कि भाई इसका इलाज एंटीबायोटिक। प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें रैशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक, एप्रोप्रिएट यूज, किस इन्फेक्शन के लिए कौन सी एंटीबायोटिक उपयुक्त है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ही इलाज होता है। पहला मेरा ऐसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, आप लोग के मन में अगर कुछ है सवाल तो कृपया पहले वो। देखिए ऐसा है कि ये निर्भर ये करता है कि सेप्सिस का ओरिजिन कहाँ से हुआ है,
जो सेप्टिसीमिया जो डॉक्टर ने बताया, वो तो जब ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, सारे अंगों को असर करने लगता है, किडनी पे असर करने लगता है, लिवर पे करने लगता है, दिमाग पे करने लगता है, तो उसको सेप्टिसीमिया कहते हैं। इसका साइट ऑफ ओरिजिन अलग अलग हो सकता है, जैसे डॉक्टर ने बताया 70 to 80% सेप्टिसीमिया के अगर केसेस लिए जाएंगे तो रेस्पिरेटरी ओरिजिन यानी कि लंग इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट किडनी से इन्फेक्शन अगर वो हो रहा है, तो ये दो सोर्स हैं। तो नेचुरली अगर किडनी के माध्यम है इन्फेक्शन होने का, तो क्योंकि किडनी की लोकेशन आमतौर से कमर की तरफ होती है, तो यहाँ पे कमर में दर्द होना, हाई ग्रेड फीवर आना, पेशाब में जलन होना, ये इनिशियल तौर पे। देखिए, मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि सेल्फ मेडिकेशन, खासतौर पर अगर फीवर आने लगे और कमर में दर्द है और कोई रिस्क फैक्टर है, एल्डरली है, डायबिटिक है, क्योंकि ये ग्रुप ऐसा होता है जो वल्नरेबल ग्रुप है। लोगों में खासतौर से अगर इलाज मतलब अनसुपरवाइज्ड है या सेल्फ मेडिकेशन टाइप का अगर है, तो बिल्कुल ही रिकमेंडेड नहीं। यंग आदमी है और उसको कुछ अंदाज है, अगर हिंदी है अदरवाइज, और वैसे हम लोग रिकमेंड नहीं करेंगे सेल्फ मेडिकेशन के, तो मतलब विल नॉट रिकमेंड। सवाल वैसे आपने क्या पूछा कि क्या करना चाहिए, क्या सेल्फ मेडिकेशन विल नॉट रिकमेंड। नहीं, घातक तो देखिए ऐसा है कि अगर उसमें देखिए एंटीबायोटिक अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक होते हैं। हम लोग ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव होता है, और बल्कि क्या होता है कि वैसे क्या होता है, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, प्रॉब्लम क्या होती है कि वैसे तो सिम्टम के बेस पे, और एक हम लोगों को नॉलेज होती है कि कम्युनिटी में कौन से बैक्टीरिया आमतौर से होते हैं, तो वो किस एंटीबायोटिक से असर करते हैं, मतलब कौन से एंटीबायोटिक उनके लिए अप्रोप्रिएट है। तो हम लोग फर्स्ट टाइम कई बार कल्चर कराते भी हैं, ये आइडेंटिफाई करें कि कौन सा बैक्टीरिया और किस एंटीबायोटिक के लिए वो उचित है। लेकिन क्या हो गया है ग्रेजुअली, अब क्या हो गया है, कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन। देखिए ऐसा होता है, एक तो कम्युनिटी एक्वायर्ड है कि वो घर पे था और इन्फेक्शन हो गया, एक होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, तो वो तो खैर अलग चीज है, एक अलग होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति घर पे रह रहा है, कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर को मोटे तौर से ये अंदाज होता है कि कौन सा बैक्टीरिया रहा होगा, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट में ई कोलाई करके एक बैक्टीरिया। दूसरा, हम लोगों को एक अंदाज होता है कि कौन सा एंटीबायोटिक इस पर असर है। प्रॉब्लम ये आ रही है, जो फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक है, इतना रैम्पेंट यूज है, इतना अंधाधुंध यूज है कि अब कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन में भी हम रेजिस्टेंस देखते हैं। मतलब वो पहली बार आया, उस बेचारे ने कभी एंटीबायोटिक नहीं खाया, हमने कहा कि यूरिन का कल्चर करा के लाइए, जब हम लोग स्पेक्ट्रम देख रहे हैं तो पता चला आधी एंटीबायोटिक ऑलरेडी रेजिस्टेंट है। वो पहले से ही उसका इन्फेक्शन ऐसा है कि वो बहुत सारे एंटीबायोटिक ऑलरेडी, तो इसलिए कभी कभी हम लोग को क्लिनिकल पिक्चर देखकर समझना पड़ता है और शुरू में ही कल्चर करा लेना पड़ता है। तो बेसिकली एंटीबायोटिक को हम लोग, या तो हम लोग को एक्सपीरियंस है, मान लो कि अगर कोई पेशेंट आया और हम सोचते हैं कि चलो फर्स्ट टाइम ड्रग्स शुरू करते हैं, तो वो शुरू करते, लेकिन अनसुपरवाइज्ड एंटीबायोटिक नहीं है। अगर मैं उस कंडीशन में कौन से एंटीबायोटिक क्या करना? ये सवाल बहुत ज्यादा लंबा और टेढ़ा, और उसका कोई जवाब दे पाना एक आपका जनरल बात है। बैक्टीरिया कितनी तरह के हैं, बहुत बड़ी संख्या है बैक्टीरिया की, अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया हैं और उन पर अलग अलग तरह की दवाइयां काम करती हैं। तो आपने ऐसा सवाल पूछ लिया कि एक डॉक्टर की ट्रेनिंग हो जाएगी, माने हम नया डॉक्टर बना देंगे अगर इतनी सारी जानकारी समझा दे पाए तो। तो एक मेरा कहना यह है कि जो हमारे पास बहुत अच्छे हथियार हैं जो कि सब सारे बैक्टीरिया पर काम करते हैं, उनका दुरुपयोग सबसे ज्यादा है, उन्हीं की रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा हो रही है। माने जो हमारे लिए यूनिवर्सल काम आनी है दवाइयाँ, उनको बचा के रखना है, जबकि सबसे ज्यादा दुरुपयोग उन्हीं का हो रहा है। क्योंकि जब हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा बैक्टीरिया होगा कौन सा होगा, अंदाजे से हम लोग दवाइयाँ देते हैं, तो तब उन दवाइयों का उपयोग करते हैं जब एक लाइफ सेविंग कंडीशन तरह की होती है। हमारे देश में वैक्स बहुत बड़ी जो खासकर रूरल ठीक है, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के साथ एजुकेशन ही है इसका। देखिए, अभियान चलाने के लिए सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है।
आज का जो मुद्दा है, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। ये जो ग्लोबल सेप्सिस अलायंस है दुनिया भर का, उन्होंने वर्ल्ड सेप्सिस डे 13 सितंबर को मनाने का निर्णय लिया है। ये अवेयरनेस के लिए ही है, हमें ये बताने के लिए है कि कितना जुडिशियस तरीके से इसका उपयोग किया जाए। और ये डे 2012 से ही शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितनी चुनौती बढ़ती जा रही है कि हमें इस तरह से सामने आना पड़ रहा है कि हम लोग इन एंटीबायोटिक्स को बचाएं, जो कि हमारे लिए बहुत प्रेशियस हैं। एक एक एंटीबायोटिक की जो खोज है, सैकड़ों वर्षों के बाद एक एक एंटीबायोटिक आई, और दुरुपयोग करके हम लोग इस तरह की स्थितियां खड़ी कर रहे हैं कि अब वो एंटीबायोटिक काम करना बंद कर रहे हैं। तो ये दुरुपयोग से हो रहा है। चाहे क्वैक की बात हो, झोला छाप लोग दुरुपयोग करें इसका, चाहे सेल्फ मेडिकेशन की बात हो, हमारे लोग खुद इन दवाइयों को खाएं, या फिर हमारे जो केमिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, या जो मेडिकल स्टोर वाले लोग हैं, आधा इलाज वो भी करते हुए दिखाई देंगे आपको। हमारे देश में तो ये जो इलाज है कोई भी कर लेता है, घर के नुस्खे से शुरू होता है, नीम हकीम तक जाते हैं, फिर ताबीज वाले, गंडा वाले, उस तरह के, फिर वहां पे जाते हैं, इसके बाद झोला छाप पे पहुंचता है आदमी, इसके बाद कहीं क्वालिफाइड डॉक्टर पे पहुंचता है। और हम लोग जो मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं, तो यहाँ तो आने में ही लोग बहुत समय लगा देते हैं, तब तक गंभीर हो जाती हैं बीमारियां। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इनिशिएटिव इसी वजह से हम लोग, अगर आपको याद किए हैं तो इसी वजह से याद कर रहे हैं कि इस कैंपेन को चलाना है। आपके माध्यम से कम साल में एक बार तो हम लोग इस मैसेज को देते हैं। हर वर्ष हम लोग इस इनिशिएटिव को लेकर के जो दुनिया भर की चिंता है वो अपने लोगों को बताते हैं कि इसका दुरुपयोग अगर आप करेंगे तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाएगा, आप पे ये दवाइयां कल को काम नहीं करेंगी जब आपको आवश्यकता होगी सबसे ज्यादा इसकी। जब आपकी जान बचाने की नौबत आएगी, जब आप आईसीयू में होंगे, जब आप वेंटिलेटर पे होंगे, तो दवाइयां काम करना बंद कर देंगी आपको। ये कहना है। देखिए, बहुत सारे तरीके हैं। पहला तो जैसे सर ने बताया कि किस अंग में इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया हैं, उसकी वजह से होता है। हम सांस की अगर बात करें तो उसके पर्टिकुलर बैक्टीरिया हैं। हम जानते हैं कि कम्युनिटी में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो ये 2, 3, 4 तरह के बैक्टीरिया इन्हीं से होगा। हॉस्पिटल में जो स्टडीज होती हैं, हम लोग कल्चर कराते हैं यहाँ पे, तो जो 3 दिन बाद जो रिपोर्ट आती है कल्चर की, उसमें पता चलता है कि अमुक बैक्टीरिया से ये इन्फेक्शन हुआ है। तो हमें ये कल्चर भी कराना बहुत आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि जो हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम उपयोग कर रहे हैं उनको कैसे नैरो स्पेक्ट्रम पर ले जाएं। माने जो बैक्टीरिया हमें पता चल गया, ये दवाई भी उस पर काम कर रही है, ये भी पता चल गया, तो तुरंत उन दवाइयों को डीएस्केलेट करना है। जो हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम चला रहे हैं उस स्पेक्ट्रम को नैरो करना, यही हमारा काम है, जिसको कि एंटीबायोटिक स्टीवार्डशिप का नाम दे रहे हैं हम लोग, कि विवेकपूर्ण तरीके से, जुडिशियस तरीके से एंटीबायोटिक का उपयोग करना। कुछ लोगों में महीनों तक एंटीबायोटिक चलती रहती है, उसका भी एक ड्यूरेशन है, वहीं तक चलाना है। डोज उसकी पर्टिकुलर है। किडनी के डॉक्टर साहब देखते हैं, किडनी का अगर फेलियर हो जाए तो डोज को कम करना पड़ता है, उस तरह से एडजस्ट करनी पड़ती है डोज, क्योंकि लिवर और किडनी की वजह से बाहर निकलती है दवाई। अगर वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो गई, बाहर निकलेगी ही नहीं, किडनी कंप्रोमाइज हो गई, तो उसमें हमें डोज एडजस्टमेंट करनी है। ये सारे जो तौर तरीके हैं ये डॉक्टर्स को पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इनकी ट्रेनिंग ही नहीं है। जो क्वैक की आप बात कर रहे हैं, तो वो तो उन्हें तो पता चल गई 4 एंटीबायोटिक, महंगी एंटीबायोटिक पता चल गई, कंपनी भी उनके पीछे लग जाती है, फिर ये सबसे ज्यादा सेल करा रहे हैं डॉक्टर साहब यहाँ वाले, तो वो भी वहां तक हर तरह की सुविधाएं देने लगते हैं। तो ये जो दुरुपयोग है, इसको रोकने के लिए हम सब लोग सामने आ रहे हैं। आप सबको भी सामने आना है। दुनिया भर की चिंता इस पे है, इसीलिए वर्ल्ड सेप्सिस डे जो कल 13 सितंबर को मनाया जा रहा है, वो हर वर्ष इसीलिए डिक्लेयर किया गया है। ग्लोबल सेप्सिस अलायंस के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है कि हम लोग आप सबके माध्यम से जनता के बीच पहुंचे। कंसेप्ट क्या है, कहते हैं, और कंसर्न क्या है हमारा। कंसर्न जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को लेकर। सेप्सिस क्योंकि इन्फेक्शन होता है तो स्वाभाविक तौर पे सब जानते हैं कि भाई इसका इलाज एंटीबायोटिक।
प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें रैशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक, एप्रोप्रिएट यूज, किस इन्फेक्शन के लिए कौन सी एंटीबायोटिक उपयुक्त है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ही इलाज होता है। पहला मेरा जैसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, आप लोग के मन में अगर कुछ है सवाल तो कृपया पहले वो देखिए। ऐसा है कि ये निर्भर ये करता है कि सेप्सिस का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। जो सेप्टिसीमिया जो डॉक्टर ने बताया वो तो जब ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, सारे अंगों को असर करने लगता है, किडनी पे असर करने लगता है, लिवर पे करने लगता है, दिमाग पे करने लगता है, तो उसको सेप्टिसीमिया कहते हैं। इसका साइट ऑफ ओरिजिन अलग अलग हो सकता है। जैसे डॉक्टर ने बताया 70 to 80% सेप्टिसीमिया के अगर केसेस लिए जाएंगे तो रेस्पिरेटरी ओरिजिन यानी कि लंग इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट किडनी से इन्फेक्शन अगर वो हो रहा है तो ये दो सोर्स है। तो नेचुरली अगर किडनी के माध्यम है तो किडनी की लोकेशन आमतौर से कमर की तरफ होती है, तो यहाँ पे कमर में दर्द होना, हाई ग्रेड फीवर आना, पेशाब में जलन होना, ये इनिशियल और मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि सेल्फ मेडिकेशन, खासतौर से अगर फीवर आने लगे और कमर में दर्द है और कोई रिस्क फैक्टर है, एल्डरली है, डायबिटिक है, क्योंकि ये ग्रुप ऐसा होता है जो वल्नरेबल ग्रुप है। ऐसे लोगों में खासतौर से अगर इलाज मतलब अनसुपरवाइज्ड है या सेल्फ मेडिकेशन टाइप का अगर है तो बिल्कुल ही रिकमेंडेड। यंग आदमी है और कुछ अंदाज है, अगर हिंदी है अदरवाइज, और ऐसे हम लोग रिकमेंड नहीं करेंगे सेल्फ मेडिकेशन के, तो मतलब विल नॉट। सवाल वैसे आपने क्या करना चाहिए, क्या सेल्फ मेडिकेशन विल नॉट रिकमेंड। नहीं, घातक तो देखिए ऐसा है कि अगर उसमें देखिए एंटीबायोटिक अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक है। हम लोग ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव होता है, और बल्कि क्या होता है कि ऐसे क्या होता है जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, प्रॉब्लम क्या होती है कि वैसे तो सिम्टम के बेस पे और एक हम लोगों को नॉलेज होती है कि कम्युनिटी में कौन से बैक्टीरिया आमतौर पर होते हैं, तो वो किस एंटीबायोटिक पे असर करते हैं, कौन से एंटीबायोटिक उनके लिए एप्रोप्रिएट है। तो हम लोग फर्स्ट टाइम कई बार कल्चर कराते भी हैं, ये आइडेंटिफाई करें कि कौन सा बैक्टीरिया और किस एंटीबायोटिक के लिए वो उचित है। लेकिन क्या हो गया है ग्रेजुअली, क्या हो गया है कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ऐसा होता है, एक तो कम्युनिटी एक्वायर्ड और इन्फेक्शन हो गया, एक होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, तो वो तो खैर अलग चीज है, एक अलग चीज है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति घर पे रह रहा है कम्युनिटी एक्वायर्ड तो डॉक्टर्स को मोटे तौर पे ये अंदाज होता है कि कौन सा बैक्टीरिया रहा होगा, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट में कोलाई करके एक बैक्टीरिया। दूसरा हम लोगों को एक अंदाज होता है कि कौन सा एंटीबायोटिक उससे असर है। प्रॉब्लम ये आ रही है जो फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक है, इतना रैम्पेंट यूज है, इतना अंधाधुंध यूज है कि अब कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन में भी हम रेजिस्टेंस देखें। मतलब वो पहली बार आया, उस बेचारे ने कभी एंटीबायोटिक नहीं खाया, हमने कहा कि यूरिन का कल्चर करा के लाइए, जब हम लोग एक्सम देख रहे हैं तो पता चला आधी एंटीबायोटिक ऑलरेडी रेजिस्टेंट है। वो पहले से ही उसका इन्फेक्शन ऐसा है कि वो बहुत सारे एंटीबायोटिक ऑलरेडी, तो इसलिए कभी कभी हम लोग को क्लिनिकल पिक्चर देखकर समझना पड़ता है और शुरू में ही कल्चर करा देना। तो बेसिकली एंटीबायोटिक तो हम लोग या तो हम लोग को एक्सपीरियंस है, मान लो कि अगर कोई पेशेंट आया और हम सोचते हैं कि चलो शुरू कर दें तो वो शुरू कर, लेकिन अनसुपरवाइज्ड एंटीबायोटिक नहीं है। अगर मैं ये सवाल बहुत ज्यादा लंबा और टेढ़ा और उसका कोई जवाब दे पाना एक जनरल जनरल बात है। बैक्टीरिया कितनी तरह के हैं, बहुत बड़ी संख्या है बैक्टीरिया की, अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया हैं और उन पर अलग अलग तरह की दवाइयाँ काम करती हैं। तो आपने ऐसा सवाल पूछ लिया कि एक डॉक्टर की ट्रेनिंग हो जाएगी, वाले हम नया डॉक्टर बना देंगे अगर इतनी सारी जानकारी समझा दे पाए तो। तो एक मेरा कहना यह है कि जो हमारे पास बहुत अच्छे हथियार हैं जो कि सारे बैक्टीरिया पर काम करते हैं, उनका दुरुपयोग सबसे ज़्यादा है, उन्हीं की रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो रही है। माने जो हमारे लिए यूनिवर्सल काम आनी है दवाइयाँ, उनको बचा के रखना है, जबकि सबसे ज़्यादा दुरुपयोग उन्हीं का हो रहा है। क्योंकि जब हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा बैक्टीरिया होगा कौन सा होगा, अंदाजे से हम लोग दवाइयाँ देते हैं
तो तब उन दवाइयों का उपयोग करते हैं जब एक लाइफ सेविंग कंडीशन इस तरह की होती है। हमारे देश में क्रैक और रेप और खासकर रूरल यहाँ पे कुछ भी दवाई ठीक है। एजुकेशन ही है। देखिए, अभियान चलाने के लिए सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। आज का जो मुद्दा है, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। ये जो ग्लोबल सेप्सिस अलायंस है दुनिया भर का, उन्होंने वर्ल्ड सेप्सिस डे 13 सितंबर को मनाने का निर्णय लिया है। ये अवेयरनेस के लिए ही है, हमें ये बताने के लिए है कि कितना जुडिशियस तरीके से इसका उपयोग किया जाए। और ये डे 2012 से ही शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितनी चुनौती बढ़ती जा रही है कि हमें इस तरह से सामने आना पड़ रहा है कि हम लोग इन एंटीबायोटिक्स को बचाएं जो कि हमारे लिए बहुत प्रेशियस हैं। एक एक एंटीबायोटिक की जो खोज है, सैकड़ों वर्षों के बाद एक एक एंटीबायोटिक आई और दुरुपयोग करके हम लोग इस तरह की स्थितियां खड़ी कर रहे हैं कि अब वो एंटीबायोटिक काम करना बंद कर रहा है। तो ये दुरुपयोग से हो रहा है। चाहे क्वैक की बात हो, झोला छाप लोग दुरुपयोग करें इसका, चाहे सेल्फ मेडिकेशन की बात हो, हमारे लोग खुद इन दवाइयों को खाएं, या फिर हमारे जो केमिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, या जो मेडिकल स्टोर वाले लोग हैं, आधा इलाज वो भी करते हुए दिखाई देंगे आपको। हमारे देश में तो ये जो इलाज है कोई भी कर लेता है, घर के नुस्खे से शुरू होता है, नीम हकीम तक जाते हैं, फिर ताबीज वाले, गंडा वाले, उस तरह के, फिर वहाँ पे जाते हैं, इसके बाद झोला छाप पे पहुँचता है आदमी, इसके बाद कहीं क्वालिफाइड डॉक्टर पे पहुँचता है। और हम लोग जो मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं तो यहाँ तो आने में ही लोग बहुत समय लगा देते हैं, तब तक गंभीर हो जाती हैं बीमारियाँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इनिशिएटिव इसी वजह से हम लोग, अगर आपको याद किए हैं तो इसी वजह से याद कर रहे हैं कि इस कैंपेन को चलाना है। आपके माध्यम से कम साल में एक बार तो हम लोग इस मैसेज को देते हैं। हर वर्ष हम लोग इस इनिशिएटिव को लेकर के जो दुनिया भर की चिंता है वो अपने लोगों को बताते हैं कि इसका दुरुपयोग अगर आप करेंगे तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाएगा। आप पे ये दवाइयाँ कल को काम नहीं करेंगी जब आपको आवश्यकता होगी सबसे ज़्यादा इसकी। जब आपकी जान बचाने की नौबत आएगी, जब आप आईसीयू में होंगे, जब आप वेंटिलेटर पे होंगे, तो दवाइयाँ काम करना बंद कर देंगी आपको। ये कहना है। देखिए, बहुत सारे तरीके हैं। पहला तो जैसे सर ने बताया कि किस अंग में इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया उसकी वजह से होता है। हम सांस की अगर बात करें तो उसके पर्टिकुलर बैक्टीरिया हैं। हम जानते हैं कि कम्युनिटी में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो ये 2, 3, 4 तरह के बैक्टीरिया इन्हीं से होगा। हॉस्पिटल में जो स्टडीज होती हैं, हम लोग कल्चर कराते हैं यहाँ, तो जो 3 दिन बाद जो रिपोर्ट आती है कल्चर की, उसमें पता चलता है कि अमुक बैक्टीरिया से ये इन्फेक्शन हुआ है। तो हमें ये कल्चर भी कराना बहुत आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि जो हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम उपयोग कर रहे हैं उनको कैसे नैरो स्पेक्ट्रम पर ले जाएं। माने जो बैक्टीरिया हमें पता चल गया, ये दवाई भी उस पर काम कर रही है, ये भी पता चल गया, तो तुरंत उन दवाइयों को डीएस्केलेट करना है। जो हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम चला रहे हैं उस स्पेक्ट्रम को नैरो करना, यही हमारा काम है, जिसको कि एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप का नाम दे रहे हैं हम लोग। विवेकपूर्ण तरीके से, जुडिशियस तरीके से एंटीबायोटिक का उपयोग करना। कुछ लोगों में महीनों तक एंटीबायोटिक चलती रहती है, उसका भी एक ड्यूरेशन वहीं तक चलाना है। डोज उसकी पर्टिकुलर है। किडनी के डॉक्टर साहब देखते हैं, किडनी का अगर फेलियर हो जाए तो डोज को कम करना पड़ता है, उस तरह से एडजस्ट करनी पड़ती है डोज, क्योंकि लिवर और किडनी की वजह से बाहर निकलती है दवाई। अगर वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो गई, बाहर निकलेगी ही नहीं, किडनी कंप्रोमाइज हो गई, तो उसमें हमें डोज एडजस्टमेंट करनी है। ये सारे जो तौर तरीके हैं ये डॉक्टर्स को पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इनकी ट्रेनिंग ही नहीं है। तो क्वैक की आप बात कर रहे हैं, तो वो तो उन्हें तो पता चल गई 4 एंटीबायोटिक, महंगी एंटीबायोटिक पता चल गई, कंपनी भी उनके पीछे लग जाती है, फिर ये सबसे ज़्यादा सेल करा रहे हैं डॉक्टर साहब यहाँ वाले, तो वो भी वहाँ तक हर तरह की सुविधाएं देने लगते हैं। तो ये जो दुरुपयोग है, इसको रोकने के लिए हम सब लोग सामने आ रहे हैं। आप सबको भी सामने आना है। दुनिया भर की चिंता इस पे है, इसीलिए वर्ल्ड सेप्सिस डे जो कल 13 सितंबर को मनाया जा रहा है,
वो हर वर्ष इसलिए डिक्लेयर किया गया है, ग्लोबल सेप्सिस अलायंस के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है कि हम लोग आप सबके माध्यम से जनता के बीच पहुंचे। कोई और सवाल हो डॉक्टर साहब से? सवाल हो मेरा तो ये वर्ल्ड सेप्सिस डे के उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता बुलाई गई है। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। और जैसा आपने अभी सुना कि हर साल वर्ल्ड सेप्सिस डे जो है वो 13 सितंबर को मनाया जाता है, तो वो कल है। और एज ए ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल का जो इस ओकेजन पे, भाई शोर नहीं करो, जो इस ओकेजन पे जो CME ऑर्गेनाइज की गई है उसमें जरूर आए और अटेंड करें।